दिन अपने को एक शीट दी गई थी, उसकी मैंने आंसर की भी सेंड कर दी थी, तो उसको आंसर की को देख के कोई डाउट है क्या? क्लियर है सब? कहानी पूरी पक्का? ये कौन है? ये पीछे। हाँ चलो ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं अपन। अब स्टीरियो में हम तो है ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ध्यान से सुनना है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की थी। पहली कहानी की इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, बट डिफर इन 3D ओरिएंटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के हुआ करते थे। कौन कौन से? कॉन्फिगरेशनल, अच्छा और जियोमेट्रिकल का अपन कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मर्स। अब देखो जो अपने कन्फॉर्मर्स हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस मैं बता देती हूँ, फिर कन्फॉर्मर्स की अपन कहानी पूरी अलग से करेंगे क्योंकि इसका साइक्लोहेक्सेन का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। कन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फिगरेशन में मेन डिफरेंस ये है कि हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो? है ना? लेकिन कन्फॉर्मर्स को रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टर कर सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब आपका बहुत ही कम टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये है कि आप इनको कभी भी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे? कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। जैसे कि अपन ने बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, हाफ बोट ये सब बनाए थे, तो आप बहुत इतनी जल्दी रैपिड चेंज होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आइसोमर्स रैपिडली चेंज हो रहा है। अब रैपिड चेंज हो रहा है क्या मतलब है? कि वो रूम टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है, तो वो कौन होगा? कन्फॉर्मर्स। फिर हमारे जो कॉन्फिगरेशंस है इसमें हमने दो टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके लिए मेरे पास में कंडीशंस क्या होनी चाहिए? जियोमेट्रिकल की कंडीशन सबसे पहले क्योंकि कंडीशन पे आता है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, है ना? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अगर है मेरे पास, तो अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कहाँ पे हो सकता है? क्या मतलब है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का? इसका मतलब है कि बॉन्ड्स को नहीं घूमना है ना? एक जैसे सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड क्या कर लेता है? घूम जाता है, जैसे कि कन्फॉर्मर्स इसलिए बन जाया करते हैं। लेकिन आपका अगर रोटेशन आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तभी तो क्या नहीं होंगे, वो चेंज नहीं हो पाएंगे। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कहाँ पे हो सकता है? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो सकता है हमारा अलोंग द पाई बॉन्ड, है ना? अलोंग द पाई बॉन्ड और अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं अलोंग द पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड कहाँ होगा? कार्बन के बीच में हो सकता है ना? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है और नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अपने को मिनिमम मतलब कार्बन कितने चाहिए? 0। यहाँ पे दिख नहीं रहा है? किसी को एडमिट करना है क्या? हाँ वही तरह होना चाहिए। है ना? सबसे पहले मिनिमम 2 नहीं चाहिए। जियोमेट्रिकल कोई भी कंपाउंड अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने चाहिए? 0। अब यहाँ पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये कितने हो सकते हैं? ये सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ये मल्टीपल भी हो सकता है। अगर सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंगल है, सिंगल डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यही वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टीपल है तो फिर अपने को फिर चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड आपके पास में 3 टाइप के हुआ करते हैं। नीचे तक जा रहा है कैमरे में, इसमें भी जा रहा है, ओके। यहाँ पे 3 टाइप के हुआ करते हैं। कौन कौन से? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है,
क्यूमुलेटेड हो सकता है और कॉन्जुगेटेड हो सकता है। अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? अल्टरनेट। कहानी वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंड अपना जो कंडीशंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं। आइसोलेटेड है तो रैंडमली कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर क्यूमुलेटेड है तो कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड है तो फिर क्या देखना पड़ेगा? ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। अगर मेरे पास में ऑड नंबर में है और इवन नंबर में है तो ऑड नंबर में होगा तो वो क्या देगा? GI। इवन नंबर में है तो क्या देगा? OI देगा। यहाँ तक याद आ गया है ना? फिर कॉन्जुगेटेड है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे अपने को पाई बॉन्ड होगी। अब सिग्मा बॉन्ड के अलाउंग देखना है तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें अगर ओपन चेन है तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है, लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो नहीं होता है। तो अलोंग द सिग्मा बॉन्ड अगर है तो हमारे लिए कंडीशन क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो वो क्या क्या हो सकते हैं? मोनोसाइक्लिक हो सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं। अब पॉलीसाइक्लिक में सारे आ जाएंगे, है ना? बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक जो भी है। अब पॉलीसाइकिल है तो फिर अपने को क्या देखना पड़ेगा? ऑड या इवन देखना पड़ेगा। अगर ऑड है तो GI, इवन है तो OI। ठीक है। अब यहाँ पे तरह तरह के नाम यूज किए थे अपन ने पॉली में। स्पाइरिन, स्पाइरिन मतलब जब आपके पास में ये कहानी हुआ करती है स्पाइरो कंपाउंड, इन्हें हम स्पाइरिस कहा करते हैं। अगर आपकी साइकिल भी है और डबल बॉन्ड भी आ गया तो उसे हम बोलते हैं हेमिस्पाइरिन। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है स्पाइरिन शो करता है कि नहीं GI, तो स्पाइरिन में हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑड, है ना? तो GI शो करेगा। और इवन है तो हमारे पास में OI शो करेगा। हेमिस्पाइरिन है मतलब एक डबल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड, मतलब रिंग के बीच में आसपास कहीं पे डबल बॉन्ड, तो उन्हें भी हमें क्या करना है? काउंट करना है। जैसे कि अगर आपके पास में ऐसी कहानी है, ये ऐसा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में अभी मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अपनी नेक्स्ट कंडीशन अभी नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि अपने को देखना है। फर्स्ट कंडीशन तो ये देखनी पड़ेगी, फिर टर्मिनल एंड वाला देखेंगे। तो यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। तो ये आपका पहली कंडीशन फॉलो करेगा। पहली कंडीशन है ना, ये पहली कंडीशन समझ में आती है। फिर अगर मोनोसाइकिल की बात करेंगे बेटा तो हमें इसकी पोजीशंस देखनी होती है। पोजीशंस कैसे? जैसे कि अभी मोनोसाइकिल आपका 3 मेंबर हो सकता है, 4 मेंबर भी हो सकता है, 5 मेंबर भी हो सकता है, 6 मेंबर भी हो सकता है। हाँ ना, है ना? तो यहाँ से ये हमेशा क्या 1 2 पोजीशन कहीं से भी करो, है ना? इधर से भी करोगे तो भी 1 2 पोजीशन ही रहेगी। तो ये 1 और 2 पोजीशन पे ये हमारा 1 2 हो सकता है और 1 3 भी हो सकता है। 1 2 और 1 3 पोजीशन पे हो सकता है। ये हमारा 1 2 पोजीशन पे हो सकता है और 1 3 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा। ये पोजीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। इतना समझ में आता है? इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? ये तो कंडीशन नंबर 1 थी। अब GI देने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? डिफरेंट ग्रुप टर्मिनल एंड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है, लेकिन अगर ये A और A है, यहाँ पे B और B है, तो ये GI नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टर्मिनल एंड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कहानी कुछ ऐसी होती, यहाँ पे मेरे पास में Br है, यहाँ पे I है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, तो ये टर्मिनल एंड आपके क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। मतलब A और B इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये और ये एक हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है। आपको याद ही होगा, वैसे तो पढ़े हो पिछले बार, फिर भी हाँ सिस्टर्स वैसे देखेंगे। तो ये अपनी सेकंड कंडीशन है। फिर थर्ड कंडीशन क्या थी? एरिया डिस्टेंस।
एरिया डिस्टेंस हमारे पास में क्या L1 इज इक्वल टू L2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या थी कि जैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L1 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L2 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? पक्का आ गई। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक इंट्रोडक्शन पार्ट की जहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन तो देखनी पड़ेगी सबसे पहले, है ना। अब थोड़ी प्रैक्टिस देती हूँ मैं कुछ। अब अलग अलग जैसे कि अपन ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग देख लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग देख लेते हैं, और कार्बन एंड नाइट्रोजन के अलोंग देख लेते हैं। सबसे छोटा यहीं से स्टार्ट करते हैं। चाहे लिखो या मत लिखो, लेकिन सिर्फ आंसर आ जाने चाहिए। देखते क्या करोगे। सोचो जल्दी जल्दी। कौन देगा कौन नहीं देगा? पहला वाला देगा, दूसरा वाला देगा, दूसरा वाला देगा, तीसरा वाला नहीं देगा, फोर्थ वाला क्योंकि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है। फिफ्थ वाला देगा, सिक्स वाला क्यों नहीं देगा? सेम ग्रुप। चलो और दे देती हूँ मैं थोड़े। कार्बन डबल बॉन्ड N, बातें नहीं करने का। कार्बन डबल बॉन्ड N के बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि CH3। तो N पे यहाँ पे एक तरफ क्या देखोगे? अगर लोन पेयर देखोगे, यहाँ पे OH है, H है। बातें कौन कर रहा है भाई? अच्छा ये वाला ये वाला नहीं देगा। 2 CH3 एक साइड। ये वाला नहीं देगा क्योंकि
ये डबल बॉन्ड रिंग को देगा जीआई नहीं देगा अलग अलग आप सिर्फ इस डबल बॉन्ड को देखो, दिख रहा है कहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ CH3 एक तरफ H, इधर गए तो ये CH3 और इधर गए तो क्या है H है ना, कुछ नहीं है तो देगा ना भाई। हाँ, दो एक रिंग है और एक आपका ये है, तो कौन सा रीजन से देगा, फिर वो देगा कि GI का स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा है ना। अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये वाला ओरल तो पूछेगा GI दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है ना ओरल। फिर वो अपने को आइसोमर्स अगर निकालने हैं टोटल, कि टोटल GI कितने होंगे, तो फिर आपको गलती अगर कर दी आपने तो फिर जयराम जी की ये देगा, इधर नहीं देगा, इधर देगा, ये देगा। आप इसे ऐसे मान्य करो कि ये रिंग और ये रिंग, ये जैसे डबल बॉन्ड टाइप है, आप ऐसे मान लो ना उसको। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, क्यों रे झंडू? मैंने बोला कौन है, बोला आपको क्या लगता है? ये देगा नहीं देगा? नहीं। अरे देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अरे 5 नंबर देके आ जाओगे, नहीं देगा। यहाँ से देगा क्या? नहीं देगा। अगर ऐसे सोचोगे ना देगा, अब आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से देगा, तो भैया मेरे यहाँ पे दोनों मैंने सेम ग्रुप लगाए ना, अगर यहाँ पे मेरे पास में मैंने कोई एक डिफरेंट कर दिया होता तो फिर क्या करता, देता कि नहीं देता? देता ना। लेकिन अभी दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इस तरह से उसने क्या करा, इवन नंबर दिया। फिर और कंफ्यूज करने के लिए क्या करा, ताकि आप 1-2 वाली पोजीशन सोचो। हाँ, जो सोची आपने है ना, इधर नहीं देगा, ये नहीं देगा क्योंकि 2 BR इधर देगा। कहाँ से देगा? ये 1 2 3 और अब इसका पूरा एक ही स्टीरियो सेंटर मानते हैं ना। हाँ, आप इसको मतलब 1 2 3 ऐसे मत मानना। और वैसे अपने को इसका RS है, फिर इसके पूछते नहीं इतना ज्यादा, बस इतना पूछते GI है कि नहीं है, नहीं तो इनके भी RS निकलते हैं, पर अपने को निकालना इतना है नहीं अपने सिलेबस में। क्या करना है? वो आप तो रब कर रहे थे, सॉरी आप अभी रब कर रहे थे ना। हाँ, वो वाला ये वाला साइक्लोप्रोपेन। अच्छा बचा है क्या कोई सा? नहीं बताओ, उसको कैसे जानना है? ये वाला बताऊं? सब लोग क्या वो डबल बॉन्ड और वो उसके बाद हाँ वो बताओ फिर से। हाँ, देख ये कहानी ऐसी है, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन है यहाँ पे, तुम्हारे पास एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3 और एक तरफ क्या लगा है H, एक तरफ क्या लगा है CH3, एक तरफ क्या लगा है? हाँ, साइकिल में नहीं था क्या वो साइड में? वो साइक्लिक ही था, पर ऐसे मान सकते हैं। हाँ, मैम कंफ्यूज हो गया मैं। बताओ ये कार्बन है, ये कार्बन, इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा है, डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, तो इधर गया तो क्या आया H, इधर गया तो क्या है CH3। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिफरेंट मिलेगा ना, ऐसे। अब यही सेम एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, देगा बेटा देगा। अब ये इस वाली पोजीशन से देगा, अरे 1 2 पोजीशन साइकिल वाले पार्ट से देगा ना, नहीं आया समझ? कास्टली बार, तो इसको मत देख, ये अपने काम पे नहीं है, तू सिर्फ इतना देख, तो अब देगा कि नहीं देगा ये पता है? देगा ना। तो फिर बट क्या, तुझसे कोई पूछे स्टीरियो सेंटर, ये नहीं है, क्यों नहीं है?
along द डबल बॉन्ड नहीं देगा, लेकिन along द रिंग तो देगा ना। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी गलतियां आपसे कराएंगे और आप क्या करोगे? 5 मार्क्स दे के आओगे। फिर बातें नहीं बेटा, ये दोनों ऊपर वाला देगा। कहाँ से देगा ऊपर वाला? मतलब रिंग से देगा। तो रिंग पे बेटा यहाँ पे ग्रुप कैसे लगे? सेम लगे है ना। यहाँ पे CH3 ग्रुप है। हाँ, समझ में आ रही कहानी? यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl लगा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक डिफरेंट ग्रुप लगाती और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है, एक H है, तो दे देता। ऐसा है, इसी को अगर ऐसा कर दे Cl, लेकिन यहाँ पे ये लगा दे तो अब दे देगा, है ना? तो ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा। इधर नहीं, कोई कहानी नहीं है इसमें। तो समझ में आ गई बात? ये नहीं देगा। हाँ बच्चे, अच्छा अब ठीक हुआ? हेलो, ओके, थैंक यू। GI देगा नहीं देगा? देगा बल के ग्रुप पे देगा। हाँ, प्लेन हो जाएगा। मुझे GI देने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। GPO। नहीं प्लेनर। GPO बताया था ना? P मतलब प्लेनर, G मतलब जियोमेट्रिकल, O मतलब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड। तो भैया ये क्या है? ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? याद करो, यहाँ पे बल की ग्रुप में रिपल्शन फील होगा और रिपल्शन फील होने की वजह से ये रिंग कहाँ चली जाएगी? नॉन प्लेनरिटी की ओर। तो फिर आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से नहीं मिलेगा। तो जो स्पेशल टाइप के केसेस बताए थे ना स्ट्रक्चर से, याद रखो कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नॉन प्लेनर क्यों जाएगा? नॉन प्लेनर छोटे छोटे ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो रिपल्शन नहीं होगा। इसके लिए बल्कि ग्रुप चाहिए अपने को। तो ये तो अपनी कहानी थी, जियोमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, है ना? इसके बाद फिर इनके नेमिंग की कहानी आती है। नेमिंग की कहानी में हमने 3 टाइप की नेमिंग पढ़ी है। कौन कौन सी? पहला ट्रांस, दूसरा अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ करता है? बेसिक डिफरेंस क्या हुआ करता है? मतलब कब अपने को सिस ट्रांस देखना है, कब अपने को इजेड देखना है। और सिन और एंटी तो आप किस में देखते हो? नाइट्रोजन में, मतलब ऑक्सिम्स में जनरली, है ना? तो यहाँ पे सिन एंटी तो ठीक है, लेकिन सिस इजेड और सिस ट्रांस देखने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 सेम होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे। अगर 2 ग्रुप सेम साइड है तो सिस, 2 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस। और अगर आप इजेड देखते हो तो जब 4
चारों ही की चार ग्रुप आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप ई या जेड देखोगे तो सीस ऑफ ट्रांस में कोई दिक्कत नहीं आती देखने में, लेकिन ई और जेड के लिए हम एक रूल पढ़ा करते थे। CIP बॉटल लेके आए ना। लो बैटरी 100% फुल था ये तो, बड़ा प्रोजेक्ट होने यार। कल ही दूसरा नया लिया यार। कौन सा OnePlus। कौन सा मुझे नहीं पता ये सब, गिरेन लेके आए क्या मजे 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 नहीं, पैसे मैंने लिए थे ना, कार्ड मेरा यूज मजे तब होता है ना जब गिफ्ट मिले। चलो ठीक है भाई, ई जेड, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने पानी पी लिया, तुम भी पी लो। CIP रूल क्या फुल फॉर्म हुआ करता था इसका? हाँ, क्या इसमें ओए लड़के बात मत कर, क्या 5 बातें बताई गई थी? सबसे पहले हायर द प्रायोरिटी, किसको दोगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। पहला एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दोगे। दूसरा इन केस ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक मास। आइसोटोप के केस में हम ये देखा करते थे। क्या हो गया? Move to next item. अच्छा, सुना नो कनेक्शन। मूव टू नेक्स्ट आइटम। अब नेक्स्ट आइटम में यहाँ पे कब देखोगे? जब आपके पास में सेम आइटम्स आ जाएंगे तो नेक्स्ट आइटम की ओर जाओगे, और नेक्स्ट आइटम में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर उसको तोड़ना बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है तो कैसे करोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सपोज ऐसा है ना इस पे, और तो ए डबल बॉन्ड भी ऐसे करते हैं, तो आप इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे? एक को उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। बी और ये ए ऐसे करा करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में ए ट्रिपल बॉन्ड बी है तो क्या करोगे? ए बी, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ ए, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आइटम कौन सा है ना। फिर हेटेरोसाइकल, मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल तो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना। फिर हम क्या करते थे? हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखा करते थे। हेटेरोसाइक्लिक में अगर आपका कोई हेटेरो आइटम है और वो नियरेस्ट है तो हम क्या करेंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? नियरेस्ट जहां पर है, रिंग का साइज अलग अलग है, और अगर आपका हेटेरो आइटम जिधर से पास में आएगा, ठीक है। अगर हेटेरो आइटम की पोजीशन सेम है तो फिर क्या करेंगे? स्मॉल को प्रायोरिटी देंगे। और उसके अलावा अगर आपके होमोसाइकिल है तो होमोसाइकिल में क्या करा करते थे अपन? स्मॉलर रिंग को ऑलवेज, क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसमें 3 डिग्री का कार्बन आ जाता है जब अपन घूमते हैं। तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास में कोई एक 3 मेंबर और यहाँ पे कोई 4 मेंबर, इस तरह से है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देने के लिए क्या करते हैं? ये देखो 1 2 3 4 तो ऐसे गए, और कब आया? 4 के बाद 3 डिग्री, और ये 1 2 3 के बाद ही आ गया। इसलिए हमेशा होमोसाइकिल के केस में हम छोटी रिंग को प्रायोरिटी दिया करते थे। आया यार? फिर क्या? अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड तो जेड, हाँ, क्योंकि जेड देख के ऐसा लगता है कि अपोजिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम। अच्छा, इसका ई फॉर क्या था? ई फॉर अपोजिट, ई फॉर एंटीगन, जेड फॉर जुजाजम। ई फॉर एंटी याद रखो। अरे ई फॉर एंटी याद रखो। अगर एंटी साइड है तो ई, सेम साइड है तो हाँ
अरे नाम नहीं पूछते लेकिन क्वेश्चन में इजी लिखेंगे नाम लिखेंगे तो जेड से स्टार्ट होगा। हाँ ई जेड के नाम से पूछते हैं ना। चलो अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं ई जेड पे। हाँ मैम। बातें कम करो। अब तुम मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती कि मत करो, मानना तो यूं भी नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं? ब्लड दिख रहा है? चल कोई बात नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ मैं, तो फिर वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी तनिक देख लियो, क्योंकि ब्लर का तो कुछ इलाज नहीं कर सकते ना। मैम जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं ना, फोकस आप पे करता है कैमरा। उसको लॉक कर देना। अच्छा लॉक होगा नहीं, इसको लॉक किया क्या कैमरा को? हाँ मतलब जैसे एक जगह फोकस करके यहाँ पे बोर्ड पे तो लॉक हो जाता है ना, तो ब्लर ऐसे कम लाइट कम ज्यादा कम नहीं होता। बोर्ड में से हम क्या करके इसमें ना रिकॉर्डिंग लॉक नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी करना पड़ता है। हाँ लॉक। चलो बातें नहीं फटाफट ईजेड निकालो। फिर तुम बातें कर रहे हो? नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये लिख लो, थोड़ा लिख लो ना, प्रैक्टिस हो जाएगी रफली। ऐसे ऐसे करोगे तो हवा में थोड़ा सा लिखने की भी आदत डालो। बातें नहीं। इसमें दे रहे
और नहीं नीचे वाला दिख रहा है ये और छेद निकालना है ना। बंद नहीं हुआ ना, इसका चार्जर भी नहीं लेके आई। चल रहा होगा ना। ओम बातें मत करो। ई आया इधर वन नंबर किसको दिया इन दोनों में से? ऊपर वाले को। इधर ऊपर वाले को ही दोगे। सेम साइड है तो जेड। ये कौन है? इन दोनों के नाम बताओ।
मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो कौन मैलेइक है, कौन फ्यूमेरिक है? ऊपर वाला एक सी से एक ट्रांस है, हाँ है ना? हाँ। तो जो मैलेइक एसिड है वो कौन सा है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है ना? याद नहीं कुछ? फ्यूमेरिक एसिड का यूज किया जाता है। इनमें से कौन? सिस फॉर्म मैलेइक एसिड होता है, ट्रांस फॉर्म फ्यूमेरिक एसिड होता है। तो इसका तो हम क्या देखेंगे, HA से तो सिस एंड ट्रांस। नीचे वाले का क्या होगा? इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? दोनों तो आइडेंटिकल होंगे क्या ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्या होंगे ये? ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टीरियोमर। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मुझे क्या चाहिए? कायरल सेंटर। तो क्या इन दोनों में कायरल सेंटर है क्या? कायरल सेंटर देखेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहाँ से CH2 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 सेम ग्रुप आ गया, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है यहाँ पे, इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन ये क्या है, सिस एंड ट्रांस को देगा, डाइस्टीरियोमर तो है, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव डाइस्टीरियोमर। आगे कहानी समझ में? हाँ। चलो अब बात आती है हमारी सिन और एंटी की। अरे ई सेट हो गया, सिन एंटी। सिन एंटी में क्या आपको क्या देखना पड़ेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग या फिर कार्बन डबल बॉन्ड एन के अलोंग हम देखेंगे। अगर मेरे पास में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरह से कोई OH और यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3 है ये लोन पे, तो OH के रिस्पेक्ट में किसको देखेंगे? H को। लोन पेयर को कैसे देखेंगे? अरे OH के रिस्पेक्ट में किसको देखेंगे? H को। तो H अभी कहाँ है यहाँ पे? अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कौन OH के CH3 है, तो हम ये बोलेंगे सिन मिथाइल, है ना? क्योंकि दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे तो अभी आप क्या बोल दोगे, इसको एंटी बोल दोगे। लेकिन अगर ये केस मेरे पास में ऐसा होता, OH है यहाँ पे आपके पास में CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तब OH के रिस्पेक्ट में इथाइल सिन पे है, OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल एंटी पे है ना? तो आपको जब नाम लिखा होगा तब क्या लिखा रहेगा? सिन। अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे पहले, है ना? तो इथाइल पहले आएगा, है ना? तो सिन इथाइल एंटी इथाइल, इस तरह से करना है। अब अगर मेरे पास में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोन पेयर एक साइड है तो सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी। अब जब बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि एक मैंने बीच में क्वेश्चन दिया था, EZ निकालना था, एक लंबा चौड़ा सा कंपाउंड दिया था, है ना? तो उसमें आपको क्या करना होता है कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे एक ऐसा कोई कंपाउंड लगा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन E आ रहा है, ये कोई G ग्रुप है ना, और उसका कॉन्फ़िगरेशन E आ रहा है। इधर मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन कोई कंपाउंड है जिसका Z आ रहा है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक CH3 है, और ऐसे बहुत लंबे लंबे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट नंबर आप किसको दोगे? बात ये आता है ना कि इधर E वाला ग्रुप लगा, उधर Z वाला ग्रुप लगा, सेम है, ग्रुप सेम है, लेकिन एक E है एक Z है, तो आप E को प्रायोरिटी दोगे Z पर। आई बात समझ में? जैसे हम R और S पे देखा करते थे, R को प्रायोरिटी देते हैं S पे। समझ में आ गई कहानी? और अगर सिस और ट्रांस है तो सिस को प्रायोरिटी दोगे एज कम्पेयर टू ट्रांस। समझ में आई बात? तो ये सिन एंटी की कहानी और EZ की कहानी। अब इनके कुछ पैरामीटर्स जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। डायपोल मोमेंट क्या होता है जनरली इन लोगों के लिए, सिस और ट्रांस के लिए? किसका डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट सिस है ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सिस का ज्यादा होता है। लेकिन
वो हाइड्रोकार्बन के केस में देखते हैं। अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो ये आपको बताया गया था कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास में H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे एक, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया सिस। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा? सिस का ज्यादा होगा। और डाइपोल मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। क्लियर हुई बात? अगर आपके पास में यहाँ पे मतलब मैं इसको बोल दूं म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। अगर यहाँ पे ऐसा कहानी होता है कि एक H लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 और यहाँ नहीं ERG और EWG ग्रुप के रिस्पेक्ट में Cl, CH3, H और H ऐसा है, C डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे मेरे पास में Cl, CH3, H और H ऐसा है। तो अब किसका डाइपोल मोमेंट वो होगा? डाइपोल मोमेंट ज्यादा, अब ट्रांस का ज्यादा होगा क्योंकि वो सेम ग्रुप हुआ करते हैं। इधर देखो ना, EWG ग्रुप और ERG ग्रुप। यहाँ पे मेरे पास में एक साइड कौन है? क्लोरीन, EWG होगा, ये कौन है? ERG ग्रुप है। तो इस केस में ध्यान रखना कि यहाँ पे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है? ट्रांस का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सिस। आई बात समझ में? वैसे हम साइक्लिक कंपाउंड में देखा करते थे, ऑर्थोमेटा पैरा, सेम ग्रुप है तो ऑर्थोमेटा पैरा, और अगर डिफरेंट ग्रुप है तो इसका अपोजिट हो जाता था डाइपोल मोमेंट। कहानी समझ में आ गई? सोल्युबिलिटी, कुछ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा इनमें सिस एंड ट्रांस में। अगर इन दोनों की बात कर दूं मैंने क्वेश्चंस दिए थे, इसलिए या तो क्वेश्चन से लिखवाया होगा या तो क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करवाया होगा या फिर नोट्स में लिखवाया होगा। तो ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ, 3 पॉइंट्स में अरे आया क्या समझ में? मिला क्या? इसकी डीपीपी दूंगी सोल्व करने के लिए ना, जब तुम जाओगे उसके पहले मिल जाएगी डीपीपी जीआई की। अब चलो, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कहानी क्या होगी? पहली कंडीशन कायरल सेंटर, तो बाद में देखेंगे। एक कायरल सेंटर है, लेकिन अगर कायरल सेंटर होते हुए भी मीजो याद नहीं आया है ना? आपको क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले? डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो या जीरो? नॉन जीरो होना चाहिए। कंपाउंड डिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो आपके पास में एलिमेंट सिमेट्री कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? POS, COS, AOS, AAOS। तो आप अगर आपसे कोई बोले डिसिमेट्रिक है तो क्या मतलब? जैसे कंपाउंड डिसिमेट्रिक है तो उससे आप क्या समझोगे? उसमें कोई एक होगा या नहीं? AOS हो सकता है, AOS हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर असिमेट्रिक है तो चारों होना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है चीजें। अगर एक कायरल सेंटर है तो आप हमेशा क्या बोलोगे? एक्टिव है। एक कायरल सेंटर है तो हमेशा क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब मोर देन 1 कायरल सेंटर आएंगे तब हम क्या देखेंगे? POS, QS देखेंगे। जैसे CH4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? अगर मैं बोलूं CS, कितनी POS है उसमें? 5। अगर CH3Cl है तो कितनी POS है? CH3Cl है
नहीं जैसे CH3 से याद करवाया था, 3 दिख रहा है, वो खुद ही बता रहा है, ठीक है ना। अगर CHCl3 है 3, अगर CH2Cl2 है तो 2, और अगर आपके पास में सारे ही अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 0। अरे भैया याद रखो, है ना, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और एक बार जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड बताया था कि किस तरह से आपको देखना है कि वेज पे है कि डैश पे है। हाँ, इनैंशियोमर्स जो मेन डेफिनेशन होती है उसको कर लेते हैं, फिर अपन कल आरएस देखेंगे। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल या सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, इनैंशियोमर्स कहेंगे। अगर आपके पास में तो इक्वल अमाउंट में इनैंशियोमर्स जुड़े हुए हैं, मतलब मिक्स करके बाल्टी में, तो रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है ना। डायस्टेरियोमर की कहानी क्या है? डेफिनेशन मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अरे हाँ, डायस्टेरियोमर होंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इनैंशियोमर क्या है बताओ भाई? इनैंशियोमर मिरर इमेज होते हैं, डायस्टेरियोमर नहीं होते हैं। कहाँ इतना, मतलब मैं कंफ्यूज कर सकती हूँ। हाँ, और डायस्टेरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। और उसके बाद में मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली कैसे होते हैं? मीजो कंपाउंड कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ POS ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। तो भाई ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मीनिंग समझ में आ गया ना। इंटरनल मतलब खुद का खुद में ही, और एक्सटर्नल मतलब दो अलग अलग डाले गए हैं। अगर आपके पास में इनैंशियोमर की कहानी आएगी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? R का S का R, अगर सिंगल है तो, है ना। और अगर आपके पास में डबल है तो RR का SS का RR हो जाएगा। अगर डायस्टेरियोमर है तो जैसे RR है तो एक का सेम रहता है, दूसरे का पलट जाता है, तो ये RS भी हो सकता है, SR भी हो सकता है। समझ में आया? याद आया कि नहीं आया? टार्टरिक एसिड के कितने आइसोमर्स बनते हैं और उन सबके अपन ने रिलेशंस निकाल के देखे थे, ठीक है। हाँ, अब अपने को R और S देखना है तो क्या देखना? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। फिशर पे अगर बात करते हैं अपन तो क्या याद करते थे? नंबर 4 CIP रूल वैसा का वैसे जैसे ई साइड पे करते हैं। और आपको देखना है DNC VNC, दो चीज बताई थी, डैश पे नो चेंज, वर्टिकल पे नो चेंज, है ना। तो वर्टिकल लाइन पे है तो कोई चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे? और जाना कहाँ से कहाँ तक है? क्लॉकवाइज 1 से 2, 2 से 3 जाना है। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S। लेकिन ध्यान रखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर आती है। क्लियर हो रहा है? याद आ गया? हाँ, अब इसमें मेन आपके पास में न्यूमन जिसमें दिक्कत आती है, और आपका उससे कन्वर्जन की, जैसे न्यूमन दे दिया फिर उसको बोल दिया कि इसका RS निकालो, तो वो कैसे उसको फिशर में चेंज करना है वो कहानी रहेगी। और पूरे कन्फर्मर्स की कल कहानी। कन्फर्मर्स में अपने को इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, क्योंकि इस पे फिर एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं उसके अच्छे खासे, है ना। तो अब क्या वो करके आओगे? रिवाइज कन्फर्मेशन रिवाइज करके आना। मैं आज क्या पहुंचा दूंगी, अभी दे दूंगी, जाने से पहले DP पे दे दूंगी, हो जाएगा काम। RS खुद कर लोगे ना, RS का रिवीजन का जरूरत नहीं है ना। हाँ, अगर दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लियो एक बार। कल अपन आज पढ़ोगे जाके, लगता है कि हाँ दिक्कत आ रही है तो फिर कल पूछ लेना। चल भाई, हाँ बोल। हाँ हाँ, तो कल ऑप्टिकल में तो आएगा मीटिंग